देखिए बीएससी बीएड फर्स्ट ईयर इंटीग्रेटेड का आपके पास टॉपिक है, जो आपने चैप्टर चल रहा था अपने पहले निर्देश तंत्र वाला, उसके अंदर अपन ने गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन तक का अपना जितना सिलेबस था वो कंप्लीट हो गया था। उसके बाद अपने पास आगे जो आपका टॉपिक आता है वो आता है संवेग संरक्षण की निश्चलता, अनिश्चलता और उसके बाद ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत की अनिश्चलता। संवेग संरक्षण में देखो आपके पास क्या कहना चाहता है कि अगर आपके पास कोई कण है, आपको अगर क्वेश्चन मिलेगा पेपर में, वो किस टाइप से मिलेगा कि किसी दो निर्देश तंत्रों में या गैलीलियन रूपांतरण में संवेग संरक्षण का सिद्धांत है वह अनिश्चल रहता है, इसको स्पष्ट करके बताइए। तो आपको किस तरह से उसको शो करना होगा, तो उसके लिए मैं एक इवेंट को मानता हूँ। इवेंट यानी किसी घटना को सोचता हूँ, उसकी कल्पना करता हूँ, जिसके अंदर मेरे को क्या है कि आपके पास दो कण है, उन दो कणों का कुछ द्रव्यमान है m1 और m2, ठीक है। वो दोनों कण एक दूसरे के सापेक्ष आपेक्षिक गति कर रहे हैं। ये कण है, ये आपको आपेक्षिक गति करते हुए दिखते हैं, m1 और m2। इस घटना को मैं निर्देश तंत्र देख रहा हूँ S में। एक बार मैं किस निर्देश तंत्र में देख रहा हूँ? S निर्देश तंत्र में, इन S फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब देखो मेरे को आपको ये जो घटना हो रही है इसका संवेग एक बार तो नोटिस करना है S निर्देश तंत्र में, एक बार निर्देश तंत्र S डैश में देखना है। दोनों निर्देश तंत्र में कण का संवेग देखने के पश्चात आपको उनको मिलाना है, उनके मध्य गणितीय संबंध स्थापित करने हैं, क्या वह समान आते हैं, क्या वह असमान आते हैं। तो उसके अंदर देखिए मेरे पास आपके पास एक तो m1 है, एक m2 है। इस m1 द्रव्यमान का कण का जो वेग है वह u1 है। कितना है? u1। m2 द्रव्यमान का वेग u2 है, ठीक है। u2 है वह क्या है? u1 से ज़्यादा है या u1 से कम है? u2 अगर u1 से कम होगा, ठीक है, u1 ज़्यादा होगा, u2 कम होगा। अगर u2 ज़्यादा होगा तो ये आगे निकल जाएगा, m1 इसको कभी नहीं पकड़ पाएगा। लेकिन अगर u2 कम है u1 के सापेक्ष तो क्या होगा? u1 एक टाइम पे ऐसा आएगा कि m1 द्रव्यमान है वह इसके सापेक्ष गति करते हुए इसके साथ टकरा जाएगा, यानी इनके मध्य टक्कर होगी। यह जो कंडीशन है यह बिफोर द कोलिजन है, बिफोर द कोलिजन, ठीक है। ये टक्कर से पहले की बात है। किस निर्देश तंत्र में? S निर्देश तंत्र में। आपने m1 कण को देखा, m2 कण को देखा, S निर्देश तंत्र में आपको उसके वेग u1 और u2 प्राप्त हुए, ठीक है। u2 है वह u1 से कम है, जिसके कारण क्या होगा? एक पॉइंट पे आके इनके मध्य क्या होगी? संगत होगी, ठीक है। इनके मध्य संगत होती है, तो देखिए संगत होने के पश्चात क्या होगा? m1 कण का द्रव्यमान और m2 द्रव्यमान के कण का जो वेग है वह परिवर्तित हो जाएगा। इन दोनों के मध्य क्या होगी? टक्कर होगी, जिसकी वजह से क्या होगा? इन दोनों का जो द्रव्यमान है वह क्या हो जाएगा? समान रहेगा, लेकिन इन दोनों का वेग होगा वो क्या होगा? परिवर्तित हो जाएगा। तो दोनों के मध्य टक्कर होने के पश्चात इस कण का वेग हो जाता है v1 और इस कण का वेग क्या हो जाता है? v2, ठीक है। दो निर्देश तंत्र हैं, एक तो S और एक S डैश। S निर्देश तंत्र है वह कैसा है? स्थिर है। कैसा है? स्थिर। S निर्देश तंत्र में आपने यहाँ पे बैठ के इन दो कणों के टक्कर को देखा, m1 और m2 को। उसी के सापेक्ष एक दूसरा निर्देश तंत्र था जो क्या था? S डैश, जो इस S के सापेक्ष v वेग से आगे की तरफ जा रहा था। v वेग से क्या हो रहा था? आगे की तरफ जा रहा था। तो S के अंदर आपने कुछ प्रेक्षण लिए इस घटना के, और इसी घटना के सेम प्रेक्षण आपने S डैश निर्देश तंत्र में लिए जो S के सापेक्ष v वेग से आगे की तरफ जा रहा था, और यह v नियत है। और इस घटना को आपने वापस देखा किस निर्देश तंत्र में? S डैश निर्देश तंत्र में। इन दोनों समान घटनाओं के अलग अलग प्रेक्षण प्राप्त होंगे, क्योंकि आपके अलग अलग निर्देश तंत्र, अलग अलग प्रेक्षण प्राप्त होंगे। तो उन प्रेक्षणों के मध्य आपको सामंजस्य बिठाना है, उन प्रेक्षणों को संबंधित करके देखना है कि क्या ये समान है, क्या ये असमान है। आई बात समझ में? तो देखो सबसे पहले मैंने देखा इस घटना को S निर्देश तंत्र में। तो S निर्देश तंत्र में जब इस घटना को देखा तो मेरे को दो कण मिले, m1 और m2 द्रव्यमान के। उनके शुरुआती वेग मेरे को u1 और u2 मिले। कुछ समय पश्चात क्या हुआ? यह u2 या u1 से कम था, ये वेग ज़्यादा था, ये वेग कम था, जिसके कारण इनके मध्य एक समय पश्चात टक्कर होगी, जिसके बाद इनके वेग v1 और v2 हो जाते हैं। यहाँ तक बात क्लियर होगी, ठीक है। यह आफ्टर द कोलिजन, ठीक है। आगे बात समझ में? अब देखिए u1 और u2 है। अब अगर आपको इनको संवेग निकालना हो, तो संवेग का फॉर्मूला क्या होता है? P = mv, कण का द्रव्यमान गुणा कण का वेग, ठीक है। तो इस कण का अगर मेरे को संवेग निकालना हो तो इस कण का द्रव्यमान कितना है? m1, और इसका वेग कितना है? u1, तो इसका संवेग कितना आ गया? m1 u1। इसी तरह इसका कितना आया? m2 × u2। और टक्कर से पहले कौन सा वेग?
टक्कर से पहले कुल संवेग की अगर बात करें तो इन दोनों को जोड़ देते हैं, तो इसका संवेग प्लस इसका संवेग, टक्कर से पहले दोनों कणों का कुल संवेग आ जाएगा m1 u1 प्लस m2 u2। इसी तरह टक्कर के पश्चात इन दोनों का वेग होगा, वो देखते हैं क्या होगा। तो इसका संवेग m1 v1, इसका संवेग m2 v2, और टक्कर के पश्चात दोनों कणों का कुल संवेग तो m1 v1 प्लस m2 v2। ये आपके पास आ जाती है पहली समीकरण। कौन सी समीकरण? पहली समीकरण। और संवेग संरक्षण के आधार पे, संवेग संरक्षण के सिद्धांत के आधार पे किसी एक ही निर्देश तंत्र में अगर किसी घटना को देखा जाता है और उसका संवेग है, आपको पता है किसी भी आप यूनिवर्स में आप किसी भी निर्देश तंत्र में बैठ जाओ, ठीक है, तो अगर आप किसी घटना को देखते हो तो उसके अंदर जो संवेग परिवर्तित होता है, ठीक है, वह एक समान रूप से परिवर्तित होता है। यानी अगर बात करें ये जो कुल संवेग है वो इसके पश्चात कुल संवेग के क्या होगा? बराबर होगा, जिसे अपन संवेग संरक्षण का सिद्धांत कहते हैं। भी इस पर्टिकुलर कण का वेग चेंज हो रहा है, इस पर्टिकुलर कण का वेग चेंज होगा कि नहीं होगा? इसका m1 था, अब u, पहले इसका वेग u1 था, बाद में इसका कितना हो गया? m1 v1। तो दोनों के संवेग तो आपस में तो चेंज हो गए, आपस में तो बराबर नहीं होंगे, लेकिन जो टोटल संवेग रहेगा वह क्या रहेगा? समान रहेगा। किसी घटना का टोटल संवेग होगा वह क्या रहेगा? समान। पर्टिकुलर कण का, इंडिविजुअल कण का, व्यक्तिगत कण का जो आपका संवेग है वह परिवर्तित हो जाएगा, लेकिन कुल संवेग आपका क्या रहेगा? सुरक्षित रहेगा। इसे अपन संवेग संरक्षण का सिद्धांत कहते हैं, ठीक है। ये इस निर्देश तंत्र में लागू हो रहा है। इसी तरह आपने देखा इस घटना को एस डैश निर्देश तंत्र में, तो एस डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस में देखा, तो एस डैश निर्देश तंत्र में जब आप इस घटना को देखोगे वापस, तो कण का द्रव्यमान तो समान ही रहेगा, अभी m1 और m2 है। एस डैश निर्देश तंत्र में जब आप इसको बैठ के देखोगे तो इस कण का संवेग आपको कुछ अलग मिलेगा, इसके समान तो नहीं मिलेगा, क्योंकि इसके अंदर प्रेक्षण अलग आएगा, क्योंकि ये स्थिर निर्देश तंत्र है। एस डैश है गतिमान निर्देश तंत्र है। तो मैं मानता हूं मेरे को इस m1 कण का जो वेग है वह एस डैश निर्देश तंत्र u1 डैश प्राप्त होता है, u1 डैश। इसी तरह m2 कण का वेग है वह u2 डैश प्राप्त होता है। थोड़ी देर बाद क्या होगा? u2 आपको पता है u2 u1 से कम होगा, तो थोड़ी देर बाद में क्या होगी? टक्कर होगी। टक्कर होती है तो क्या होगा? अभी इनके वेग परिवर्तित हो जाते हैं, तो m1 कण का वेग है वह टक्कर के पश्चात v1 डैश हो जाता है, और इसी तरह m2 कण का वेग है वह टक्कर के पश्चात v2 डैश हो जाता है। आगे क्या बात समझ में? अगर मैं पूछूं इनके संवेग कितने होंगे, तो संवेग आपको पता है m1 u1 डैश प्लस m2 u2 डैश। यह हो गया टक्कर से पूर्व कुल संवेग। अब टक्कर के पश्चात कुल संवेग क्या होगा? तो इसका संवेग m1 v1 डैश प्लस m2 v2 डैश। अब एक ही निर्देश तंत्र में देख रहे हैं, घटना वही है, तो संवेग संरक्षण का सिद्धांत तो इसमें भी लागू होगा। आप ये नहीं कह सकते कि इसमें ये जो टर्म है, ठीक है, इसका संवेग संरक्षण इसके अलग इसके बराबर होगा। अगर मैं कहूँ टक्कर से पूर्व इसका जो संवेग है जो आपने एस निर्देश तंत्र में देखा, ये कुल संवेग, क्या वह इसके बराबर हो? वो नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि प्रेक्षण एस डैश में अलग आएंगे, एस में अलग आएंगे, ठीक है। आपको एक ही निर्देश तंत्र के समान प्रेक्षण समान रखने हैं, एक ही निर्देश तंत्र के प्रेक्षण क्या रख रहे हैं? समान। ये नहीं है कि दूसरे निर्देश तंत्र के प्रेक्षण उठा के पहले के अंदर रख दिए इक्वल, तो वो नहीं होगा। तो यहाँ से देखो, इसको आपने देखा, इसमें संवेग संरक्षण का सिद्धांत होगा, तो क्या होगा? टक्कर से पूर्व कुल संवेग, टक्कर के पश्चात कुल संवेग क्या रहेगा? समान रहेगा। या आपके पास दूसरी समीकरण आ जाती है, तो आपके पास दो समीकरण आती है, समान घटना की दो समीकरण आती है। किसकी? संवेग संरक्षण की। संवेग संरक्षण की समान घटना की दो समीकरण आती है, ठीक है। ये एस डैश निर्देश तंत्र में, ये एस निर्देश तंत्र में। तो मेरे को देखना है ये पहली जो समीकरण है और दूसरी समीकरण है, दोनों समान घटना के लिए लेकिन अलग अलग निर्देश तंत्र में, तो इनके मध्य क्या संबंध है? पहली और दूसरी के मध्य, दो निर्देश तंत्रों के प्रेक्षणों के मध्य संबंध स्थापित करते हैं अपने, वही देखना है, वही तो रूपांतरण समीकरण होती है। तो वो मेरे को आपको देखने होंगे। तो उसके लिए देखो, आपको एक बार ये दो समीकरण अलग रखनी है। दोनों घटनाएं समझ में आ गई? अब देखिए, दोनों समीकरणों को एक बार ऊपर लिख लीजिए। देखिए, पहली समीकरण आपकी क्या है? एस निर्देश तंत्र के लिए m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2, ये होगी पहली समीकरण। एस डैश निर्देश तंत्र के लिए, ये तो एस के लिए, एस डैश के लिए देखिए अब क्या निकाली थी? m1 u1 डैश प्लस m2 u2 डैश इक्वल टू m1 v1 डैश प्लस m2
v2 डैश, ये होगी आपकी दूसरी समीकरण। इतनी बात क्लियर? ये दो समीकरण हो गए। अब इनके मध्य आपको संबंध स्थापित करने हैं किस तरह ये बराबर है। तो मेरी बात सुनिए, आपने इससे पहले अगर वीडियोस देखी है तो मैंने उसमें गैलीलियन रूपांतरण समीकरण है जितने भी वो करवा दिए। ये आपका लास्ट टॉपिक है चैप्टर का, ठीक है। उसके बाद आपका पहला चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, इसके बाद ऊर्जा संरक्षण है, उसके बाद पहला चैप्टर कंप्लीट। तो उसमें आपने देखा गैलीलियन रूपांतरण समीकरण में आपने एक समीकरण निकाली थी, क्या? वेग रूपांतरण समीकरण, गैलीलियन की वेग रूपांतरण समीकरण, जिसका आपको यहाँ पे यूज करना है। तो क्या थी? v डैश इक्वल टू v माइनस कैपिटल V। ये इसको आप स्मॉल v लिख देते हो एक बार, v डैश इक्वल टू v माइनस कैपिटल V। अब ये क्या है? तो देखिए, आपके पास अगर कोई कण है m द्रव्यमान का, इसको आपने एक बार तो किस में देखा? S निर्देश तंत्र में। किस में? S में। एक बार किस में देखा? S डैश में। S निर्देश तंत्र में यहाँ पे बैठ के आपने जब इस कण को देखा तो आपको इसको वेग मिला कितना? स्मॉल v, ठीक है। जब आपने S डैश यहाँ पे बैठ गए, दूसरे निर्देश तंत्र में बैठ गए, तब इस कण का आपको वेग मिला v डैश, और S के सापेक्ष S डैश है वो v वेग से आगे जा रहा है, कैपिटल V वेग से आगे जा रहा है। S निर्देश तंत्र स्थिर है, S डैश इसके सापेक्ष कैपिटल V से आगे जा रहा है। आपने इस कण को देखा, इस कण का वेग आपको S निर्देश तंत्र में मिला स्मॉल v, और दूसरे निर्देश तंत्र S डैश में मिला इसको स्मॉल v डैश। तो ये दो प्रेक्षण आ गए, S निर्देश तंत्र का और S डैश का। इन दोनों के मध्य जब आपने संबंध स्थापित किया था वो कुछ इस प्रकार से आया था, ठीक है। दोनों कण का जो वेग है वह दोनों निर्देश तंत्र में अलग अलग प्राप्त होता है, जिसके मध्य संबंध चाहिए था। अब इसी तरह आपको एक समीकरण, आपने घटना जो ये स्थापित की है, आपने जो एक टक्कर वाली घटना ली है, उसके अंदर इस समीकरण को लगाते हैं। तो देखिए, आपके पास सबसे पहले कण कौन सा था? m1 था कि नहीं था? उसका वेग S निर्देश तंत्र में देखा तो u1 था, और S डैश में देखा तो u1 डैश मिला कि नहीं मिला? अब इन दोनों के मध्य संबंध स्थापित कर दो। क्या होगा कि u1 डैश होगा वह u1 माइनस v के इक्वल होगा। v तो सब में सेम ही रहेगा, होगा कि नहीं होगा? वही बात है जो अभी अपन ने देखी। तो u1 डैश है वह किसके इक्वल होगा? u1 माइनस v के, किसके हिसाब से? इसके हिसाब से। u1 डैश है कण का S डैश निर्देश तंत्र में वेग, u1 है कण का S निर्देश तंत्र में वेग, और v है S डैश का सापेक्षिक वेग, या S डैश जिस वेग से S से दूर जा रहा है। वही चीज़ यहाँ पे है, सेम ही चीज़ है। इसको आपने यहाँ पे अप्लाई कर लिया। तो इसी तरह हर कण का वेग आपको देखना है। m1 के लिए ये है, तो m2 के लिए क्या होगा? देखो, ये आपको कुछ समीकरण है वो साइड में लिख देता हूँ। m1 के लिए क्या समीकरण आई? u1 डैश इक्वल टू u1 माइनस क्या हुआ अभी? कैपिटल V। m2 क्या था? m2 का पहले S में देखा तो u2 था, और S डैश में देखा तो u2 डैश हो गया कि नहीं होगा? तो देखो, तो उसके लिए क्या समीकरण बनेगी? u2 डैश इक्वल टू u2 माइनस v। अब वापस किस पे? ये तो थी टक्कर से पहले, टक्कर से पहले का वेग है। अब इसके बाद टक्कर होगी, तो टक्कर के बाद भी m1 कण का वेग टक्कर के बाद S निर्देश तंत्र में कितना मिला? v1। S डैश में कितना मिला? v1 डैश। तो इनके मध्य भी संबंध स्थापित कर दो। तो v1 डैश इक्वल टू v1 माइनस कैपिटल V। अब कैपिटल V क्या है वो आपको पता होना चाहिए कि S निर्देश तंत्र के सापेक्ष S डैश है वह v वेग से जा रहा है, तो ये v वेग वो है, ठीक है। तो ये भी एक समीकरण बन गई टक्कर से पश्चात। क्या भी? v1 डैश इक्वल टू v1 माइनस v। अब m2 के लिए भी बता दो भी, m2 कण का वेग टक्कर से पश्चात S में मिला v2, S डैश में मिला v2 डैश। तो इनके मध्य संबंध स्थापित करोगे तो v2 डैश v2 माइनस v आएगा कि नहीं आएगा? आ जाएगा। तो ये आपके पास चार समीकरण और आ जाती है, v2 डैश इक्वल टू v2 माइनस कैपिटल v। ये हो गई आपकी गैलीलियन की वेग रूपांतरण समीकरण। इन समीकरणों का उपयोग आपको इन दो निर्देश तंत्र वाली समीकरण में करना है, जिसके बाद आप देखिए क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे देखिए किसकी वैल्यू आपके पास है और किसकी वैल्यू आपके पास नहीं है। तो देखिए u1 डैश की वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं, u2 डैश की वैल्यू रख देते हैं, v1 डैश की और v2 डैश की भी वैल्यू अगर आप यहाँ पे रख दो, आपके पास चारों की वैल्यू है। अगर आप इन चारों वैल्यू को यहाँ पे रख दो, u1 डैश की जगह, u2 डैश, v1 डैश और v2 डैश की जगह रख दो, तो देखिए आपके पास क्या परिमाण आते हैं, क्या परिणाम आते हैं। तो m1 u1 डैश की जगह क्या लिखूँ भी? u1 माइनस v,
इनको आप वेक्टर फॉर्म में भी ले सकते हो, इनके ऊपर वेक्टर लगा सकते हो और सीधे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। u1 माइनस वी, ठीक है, प्लस m2 u2 डैश की जगह क्या आएगा, u2 माइनस वी, तो u2 माइनस वी। इसी तरह m1 v1 डैश की जगह क्या आएगा, v1 माइनस कैपिटल V, प्लस m2 v2 डैश की जगह क्या आएगा, v2 माइनस कैपिटल V। दोनों को गुणा कर दो अंदर, तो m1 u1 आगे m गुणा करो माइनस m1 कैपिटल V प्लस m2 u2 माइनस m2 कैपिटल V, m1 v1 माइनस m1 कैपिटल V, अंदर गुणा करो, प्लस m2 v2 माइनस m2 कैपिटल V। अब देखिए क्या चीज़ यहाँ से कट रही है और क्या चीज़ नहीं कट रही। m1v यहाँ पे एक माइनस का और यहाँ पे भी एक माइनस का, दोनों कट जाएंगे कि नहीं कट जाएंगे, कट जाएंगे। m2v यहाँ पे एक माइनस का और यहाँ पे भी माइनस का, दोनों समान चिन्ह के हैं तो दोनों भी कट जाएंगे, ठीक है। क्या बचा, m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। ये आपको कौन सी समीकरण दिख रही है? अभी आपने समीकरण 2 में कुछ मान रखे, जिसके बाद आपके पास ये समीकरण आ रही है, और ये समीकरण कौन सी है, पहले वाली। ये समीकरण कौन सी है, पहले वाली। यानी आपने समीकरण 2 के अंदर मान रख के समीकरण फर्स्ट को निर्धारित कर लिया, समीकरण 2 से आपने समीकरण पहले निकाल ली, जिसका मतलब क्या है कि संवेग है वह क्या है, दोनों निर्देश तंत्रों में सुरक्षित है। एस डैश निर्देश तंत्र में कुल संवेग संरक्षण है, यह समीकरण कहलाती है संवेग संरक्षण की समीकरण, संवेग संरक्षण की समीकरण। देखिए, कणों का वेग टक्कर से पहले और कणों का वेग टक्कर के पश्चात दोनों समान रहते हैं, यानी कुल घटना का संवेग है वह संरक्षित रहेगा। कुल घटना का संवेग क्या रहता है, सुरक्षित। एस डैश में रहेगा, ये तो एस डैश की बात है, अपने को एस से तो कोई लेना देना है नहीं। एस में देखा तो एस में भी कुछ ही समीकरण आ रही कि टक्कर से पहले और टक्कर के बाद संवेग संरक्षित रहेगा, तो भी ये तो अपने अपने निर्देश तंत्रों की बात कर रहे थे। अब अपन क्या कर रहे हैं, एस डैश निर्देश तंत्र के संवेग संरक्षण के समीकरण में कुछ मान रख रहे हैं, जिसकी वजह से अपने पास एस निर्देश तंत्र के संवेग संरक्षण के समीकरण आ रही है। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि जो संवेग संरक्षण का समीकरण है वह दोनों निर्देश तंत्रों में, और दोनों निर्देश तंत्र कौन से हैं, जड़त्वीय निर्देश तंत्र। दोनों निर्देश तंत्र कौन से हैं, जड़त्वीय गैलीलियन रूपांतरण वाले समीकरण आपके पास। ये दोनों निर्देश तंत्र थे, ये कैसे थे, जड़त्वीय निर्देश तंत्र थे, यानी गैलीलियन रूपांतरण वाले समीकरण थे। या आपको ये क्वेश्चन इस प्रकार भी आ सकता है कि दिखाइए गैलीलियन रूपांतरण में संवेग संरक्षण का जो नियम है वह अनिश्चित रहता है, यानी संवेग संरक्षण का नियम चेंज नहीं होता, चाहे आप उसको एक निर्देश तंत्र में देखो चाहे दूसरे में देखो, लेकिन एक नियम, एक शर्त है कि दोनों निर्देश तंत्र कैसे होने चाहिए, जड़त्वीय होने चाहिए। आप किसी घटना को देख रहे हो एक जड़त्वीय निर्देश तंत्र में, उसी घटना को वापस देख रहे हो किसी दूसरे जड़त्वीय निर्देश तंत्र में, तो आपको क्या मिला कि आपने जब उसमें देखा संवेग संरक्षण की समीकरण निकाली और इसमें संवेग संरक्षण की समीकरण निकाली, दोनों आपको क्या मिली, सेम मिली। तो अगर कोई दो निर्देश तंत्र एक समान रूप से जड़त्वीय है तो दोनों के मध्य संवेग संरक्षण का नियम है वह समान रहता है, दोनों के संवेग संरक्षण की समीकरण है वह समान प्राप्त होती है, इसे बोलते हैं संवेग संरक्षण की अनिश्चितता। इसी प्रकार आपको निकालनी है ऊर्जा की अनिश्चितता, तो वो देखते हैं आगे। देखिए लास्ट तो कोई आपका था संवेग संरक्षण, उसी प्रकार आपको देखना है ऊर्जा संरक्षण की अनिश्चितता। इसके अंदर देखिए कि आपने जिस प्रकार संवेग संरक्षण को स्थापित किया था, क्या देखा था आपने कि अगर आपके पास कोई घटना हो रही है, घटना को आपने क्या नाम दिया, कोई टक्कर, ठीक है, कोई घटना आपने मान ली टक्कर की, ठीक है। उसके अंदर आपने देखा कि आप उस घटना को दो निर्देश तंत्रों में देखते हो और दोनों कैसे है, जड़त्वीय निर्देश तंत्र है, एस और एस डैश, ठीक है। एस डैश में आपने प्रेक्षण लिए, कुल संवेग निकाल लिया, कुल संवेग संरक्षण लगा दिया, उसके अंदर संवेग समान आ रहा था टक्कर से पहले और टक्कर के पश्चात, इसी तरह दूसरे निर्देश तंत्र में आ रहा था। अब आपने देखा जब राशियां स्थापित की, जब आपने संबंध बनाए तो आपने देखा कि आपने एस निर्देश तंत्र में जो संवेग देखा और एस डैश में जो देखा कुल संवेग दोनों समान प्राप्त हो रहे हैं, दोनों क्या हो रहे हैं, समान प्राप्त हो रहे हैं। यानी जड़त्वीय निर्देश तंत्रों में संवेग संरक्षण का सिद्धांत है वह अनिश्चित रहता है, ठीक है। इसी तरह आपको दोनों निर्देश तंत्रों में आपको एक चीज़ याद रखनी होगी कि जो निर्देश तंत्र है दो, वो दोनों जड़त्वीय होने चाहिए। ये नहीं है कि आपने एक अजड़त्वीय निर्देश तंत्र ले लिया और एक जड़त्वीय, अजड़त्वीय में प्रेक्षण लिए वह जड़त्वीय के समान ही नहीं आ रहे, वो आएंगे भी नहीं, दोनों अलग अलग मिलेंगे आपको।
यानी आपको यह सिद्धांत सिर्फ गैलीलियन रूपांतरण में अनिश्चय मिलेगा। वो क्या होता है उसके लिए आप पहले वाली वीडियोस देख लीजिए, ठीक है। उसी तरह आपको देखना है ऊर्जा संरक्षण की अनिश्चयता। ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत क्या होता है कि किसी घटना में जो ऊर्जा पहले है वही ऊर्जा क्या रहेगी, बाद में रहेगी। ऊर्जा का जो रूप है वह परिवर्तित किया जा सकता है। ऊर्जा का कुल मान क्या रहेगा, समान रहेगा। अब ऊर्जा का कुल मान एक निर्देशांतर में तो आपको समान दिख रहा है, दूसरे में भी समान मिलेगा, लेकिन दोनों के प्रेक्षण समान आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, ठीक है, वो देख रहे हैं आपको। अब देखिए आपके पास दो कण है M1 और M2। आप उन दोनों कणों को देख रहे हो S निर्देशांतर में। M1 को देखा S निर्देशांतर में तो उसका वेग मिला U1, M2 को देखा तो उसका वेग मिला U2। U2 है वह U1 से कम होगा तो इनके मध्य टक्कर होगी। ये बिफोर द कोलिजन है। आफ्टर द कोलिजन क्या होगा कि M1 का वेग है वह कुछ परिवर्तित हो जाएगा, M1 का वेग V1 हो जाएगा और M2 का वेग कितना हो जाएगा आपके पास, V2 हो जाएगा, ठीक है। आगे बात समझ में। अब आपको अगर क्या निकालनी हो, इस कुल घटना की ऊर्जा निकालनी हो, तो एक तो टक्कर से पूर्व कुल ऊर्जा और एक टक्कर के पश्चात कुल ऊर्जा। इसकी अलग ऊर्जा प्लस इसकी ऊर्जा, दोनों को मिला देंगे तो कुल ऊर्जा आ जाएगी टक्कर के बाद। इसकी ऊर्जा प्लस इसकी ऊर्जा मिला देंगे तो टक्कर से पूर्व कुल ऊर्जा आ जाएगी। तो देखिए इसकी ऊर्जा क्या होगी, देखिए क्या मानते हैं कि इसकी ऊर्जा मान लेता हूँ E1, इसकी E2, ठीक है। या सीधा ही मैं बता देता हूँ, इस टाइम पे इसके पास जो कुल ऊर्जा होगी वो किस रूप में होगी। अगर ये कण गतिमान है तो इसके पास जो कुल ऊर्जा होगी वो किस ऊर्जा के रूप में होगी, तो वह गतिज ऊर्जा के रूप में होगी। यानी इस कण की कुल ऊर्जा गतिज ऊर्जा के रूप में होगी, क्योंकि इसके पास कोई दूसरी ऊर्जा तो है नहीं। तो देखिए इसके पास है कौन सी, गतिज ऊर्जा, जिसका फॉर्मूला अगर आप लगाओगे तो क्या आएगा, हाफ M1 U1 स्क्वायर इस कण की कुल ऊर्जा आ जाती है। इसी तरह इस कण की ऊर्जा हाफ M2 U2 स्क्वायर, टक्कर से पूर्व कुल ऊर्जा तो हाफ M1 U1 स्क्वायर प्लस हाफ M2 U2 स्क्वायर। इस कण की ऊर्जा टक्कर से पश्चात हाफ M1 V1 स्क्वायर। इसी तरह इस कण की कुल ऊर्जा हाफ M2 V2 स्क्वायर। और ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत के अनुसार, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत के अनुसार यह दोनों क्या होंगे, समान होंगे, प्लस कुछ और ऊर्जा आएगी, प्लस कुछ और ऊर्जा आएगी Q क्या है अभी, अन्य रूप ऊर्जा का भी। अगर आप क्या कर रहे हो, इन दोनों को टक्कर करवा रहे हो, इन दोनों के मध्य टक्कर हो रही है, तो उस टक्कर के अंदर कुछ ऊर्जा वह ध्वनि के रूप में या हीट के रूप में बाहर निकल जाती है। ये दोनों जब टकराएंगे तो या तो कोई ध्वनि उत्पन्न होगी या कोई हीट की वजह से कुछ ऊर्जा का ह्रास हो जाएगा, कुछ ऊर्जा बाहर चली जाएगी। उस ऊर्जा को मैं Q के रूप में लिख रहा हूँ। Q है वो अन्य रूप ऊर्जा का है, तो इसको मैं एक बार लिख देता हूँ। ये आपके पास ऊर्जा संरक्षण की पहली समीकरण आ गई है, किस निर्देशांतर में, S में। अगर इसको आप और सॉल्व करो तो इस 2 को अगर आप हटाना चाहो तो यह समीकरण कुछ इस रूप से आ जाएगी, M1 U1 स्क्वायर प्लस M2 U2 स्क्वायर प्लस इक्वल टू M1 V1 स्क्वायर प्लस M2 V2 स्क्वायर प्लस 2Q। 2 का मल्टीप्लाई कर दो पूरी समीकरण में, 2 यहाँ से हट जाएगा, उसके पास 2Q हो जाएगा। ये आपकी समीकरण आ जाती है पहली, S निर्देशांतर में ऊर्जा संरक्षण की समीकरण। इसी तरह S डैश के अंदर निकाल लोगे तो देखो क्या होगा, S डैश निर्देशांतर में क्या होगा अभी, ये M1 है, ये M2 है। S डैश निर्देशांतर में M1 कण का वेग मिलता है U1 डैश, M2 का मिलेगा U2 डैश, टक्कर से बाद मिलेगा V1 डैश और टक्कर के पश्चात दूसरे कण का वेग मिलेगा V2 डैश। वापस ये लगाओगे तो भी क्या समीकरण आएगी, S डैश निर्देशांतर में ऊर्जा संरक्षण के समीकरण में क्या परिवर्तन आ जाएगा अभी, M1 U1 डैश की स्क्वायर हो जाएगी। अब की बार U1 डैश की स्क्वायर हो जाएगी, ये तो S निर्देशांतर की है, S डैश की बनाओगे तो सबके ऊपर क्या लग जाएगा, डैश लग जाएगा, ये समीकरण होगी। तो M2 U2 डैश की स्क्वायर इक्वल टू M1 V1 डैश स्क्वायर प्लस M2 V2 डैश स्क्वायर प्लस 2Q। कोई फर्क है क्या, कोई फर्क नहीं आएगा। आगे बात समझे, ठीक है। भाई Q का मान कितना भी हो सकता है, Q का मान बहुत अल्प होता है, इसके लिए आप उस Q को Q1 या Q डैश कुछ भी मान सकते हो या Q समान भी मान सकते हो, कोई ज़्यादा फर्क नहीं होगा Q के अंदर, ठीक है। ये आपके पास S निर्देशांतर में और S डैश निर्देशांतर में ऊर्जा संरक्षण की 2 समीकरणें आ गई है। अब आपको देखना है कि पहली समीकरण है वह दूसरी के बराबर है कि नहीं है, या पहली समीकरण से दूसरी निकाल सकते हो क्या, या दूसरी के अंदर मान रख के किसी भी चीज़ का पहली समीकरण आपके पास आ सकती है क्या। अगर ऐसा होता है, अगर अपन ये प्रूव करते हैं तो आपके पास जो क्वेश्चन था कि ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत की अनिश्चितता स्पष्ट कीजिए, वो आप कंप्लीट कर लोगे। अगर आपने दूसरी समीकरण से पहली समीकरण प्राप्त कर ली तो आपकी ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत की अनिश्चितता स्पष्ट हो जाएगी, ठीक है।
तो देखिए आपने पीछे जो संवेग संरक्षण में किया था उसी प्रकार इसमें करना होगा। आपके पास क्या आई थी, वेग रूपांतरण समीकरण आई थी कुछ, वेग रूपांतरण समीकरण क्या होती है? वेग रूपांतरण समीकरण सीधे लिख सकता हूँ क्या मैं? ठीक है, आपने इससे पीछे देखी होगी, इस वीडियो में ही थोड़ा पीछे देखो। वेग रूपांतरण समीकरण क्या होती है आपके पास, v1 डैश स्मॉल v, v1 डैश इक्वल टू स्मॉल v माइनस कैपिटल V। कण का वेग s डैश निर्देशांतर में, कण का वेग s निर्देशांतर में और s डैश निर्देशांतर का वेग s के सापेक्ष। ठीक है, ये थी गैलीलियन रूपांतरण समीकरण किसकी, वेग की। ठीक है, इसके हिसाब से हर कण का वेग निकालेंगे, हर कण के वेग के अंदर ये लगाएंगे, तो आपके पास 4 समीकरण बनी थी। उन 4 समीकरणों को आपने किस तरह लिखा था कि u1 डैश है वह किसके इक्वल होगा भाई, u1 माइनस कैपिटल V के। इसी तरह u2 डैश होगा वो किसके इक्वल होगा, u2 माइनस कैपिटल V के। इसी तरह v1 डैश होगा वह किसके इक्वल होगा, v1 माइनस कैपिटल V। और इसी तरह v2 डैश होगा वह किसके इक्वल होगा, v2 माइनस कैपिटल V। ये आपके पास 4 मान है। इन चारों मानों को आप समीकरण 2 में पुट कीजिए। u1 ये रहा, u2 डैश ये रहा, v1 डैश ये रहा और v2 डैश ये रहा। इन चारों मानों को आप यहाँ पे पुट कीजिए और उसकी वजह से देखिए आपके पास पहली समीकरण आती है कि नहीं आती। ठीक है, अगर आप इनको वेक्टर फॉर्म में लेना चाहो तो वेक्टर फॉर्म में ले सकते हो, आपकी बुक में वेक्टर फॉर्म में दिया। तो अगर आप वेक्टर फॉर्म में लिखो तो u1 वेक्टर, इन सब के ऊपर वेक्टर लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। लगा दिया? ठीक है, तो देखिए इसके अंदर आपको पुट करना है, तो देखो किस प्रकार होता है। यहाँ पे भी वेक्टर लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आगे बात समझ में, इन 4 मानों को इन 4 की जगह पुट करना है। तो देखिए आप नोट कर लीजिएगा, साथ साथ में इसको नोट करते जाओ क्योंकि काफ़ी बड़ी डेरिवेशन है। देखिए आपके पास समीकरण पहली क्या थी, m1 u1 स्क्वायर प्लस m2 u2 स्क्वायर इक्वल टू m1 v1 स्क्वायर प्लस m2 v2 स्क्वायर प्लस 2q। दूसरी समीकरण क्या थी, m1 u1 डैश स्क्वायर प्लस m2 u2 डैश स्क्वायर इक्वल टू m1 v1 डैश स्क्वायर प्लस m2 v2 डैश स्क्वायर प्लस 2q। इस समीकरण में u1 डैश, u2 डैश, v1 डैश और v2 डैश का मान रख दीजिए जो आपने निकाला है अभी वेग रूपांतर समीकरण से। तो u1 डैश का मान लिखिए, m1 u1 डैश का मान क्या था, v u1 माइनस कैपिटल v इसकी स्क्वायर प्लस m2 u2 का मान u2 माइनस कैपिटल v इसकी स्क्वायर। इसी तरह m1 v1 डैश की जगह क्या लिख दोगे, v1 माइनस कैपिटल v की स्क्वायर। इसी तरह v2 डैश की जगह क्या लिखोगे, v2 माइनस कैपिटल v इसकी स्क्वायर प्लस 2q। इतनी बात क्लियर है क्या भाई? अब इनके स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है भाई, इनकी स्क्वायर खोलोगे तो क्या आएगी स्क्वायर। तो स्क्वायर का फॉर्मूला देखो खोलने का क्या होगा कि अगर आपके पास ये है a माइनस बी की स्क्वायर, ठीक है, इसको अगर आपको खोलना हो तो किस प्रकार खुलेगी, तो ये खुलती है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a वेक्टर डॉट b वेक्टर। यानी अगर आप इनकी स्क्वायर करोगे, ठीक है, a की स्क्वायर करोगे तो उसके ऊपर का वेक्टर हट जाएगा, वो सीधे मोड फॉर्म में आ जाएगी। ठीक है, सीधे उसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा। और अगर आपको उनको सिंगल मल्टीप्लाई करोगे तो उनके ऊपर वेक्टर रहेगा। अगर आप किसी का स्क्वायर करते हो यानी इसका स्क्वायर करोगे तो यह सीधे आ जाती है a स्क्वायर, मोड आ जाएगा इसका सीधा। ठीक है, तो इसको आप यहाँ पे पुट करो, ये खोलोगे तो किस प्रकार होगी देखिए। तो m1 u1 माइनस v की स्क्वायर खोलोगे तो क्या बनेगी v u1 स्क्वायर प्लस कैपिटल v स्क्वायर माइनस 2u1 वेक्टर डॉट v वेक्टर। यहाँ तक क्लियर है क्या भाई सभी को? इसी तरह आगे वाली खोलो तो m2 u2 की स्क्वायर प्लस v की स्क्वायर माइनस 2 u2 के ऊपर वेक्टर है और v के ऊपर भी वेक्टर। यहाँ तक क्लियर?
आगे वाली खोलो, तो m1 v1 की स्क्वायर प्लस कैपिटल V की स्क्वायर माइनस 2 v1 वेक्टर डॉट v वेक्टर, यहाँ तक क्लियर। प्लस में m2 v2 की स्क्वायर प्लस कैपिटल V की स्क्वायर माइनस 2 v2 वेक्टर डॉट v वेक्टर और प्लस में 2q। यहाँ तक बात क्लियर है क्या? यहाँ तक क्लियर होगी। अब अंदर मल्टीप्लाई कर दो सारी का, क्या आएगा अभी m1 u1 स्क्वायर प्लस m2 v स्क्वायर m1 v स्क्वायर माइनस 2 m1 u1 v वेक्टर, m1 u1 स्क्वायर m1 v स्क्वायर माइनस 2 m1 u1 v वेक्टर, इसके ऊपर भी वेक्टर है, ठीक है। प्लस m2 u2 स्क्वायर प्लस m2 v स्क्वायर माइनस 2 m1 क्या आएगा भाई u2 वेक्टर डॉट v वेक्टर। यहाँ तक क्लियर। अब इक्वल वाली में देखो m1 v1 स्क्वायर प्लस m1 v स्क्वायर माइनस 2 m1 v1 वेक्टर डॉट कैपिटल V वेक्टर। यहाँ पे प्लस m2, थोड़ा इस साइड लिख देते हैं, प्लस m2 v2 स्क्वायर प्लस m2 v स्क्वायर माइनस 2m2 v2 वेक्टर डॉट v प्लस में 2q। यहाँ तक क्लियर है क्या भाई? ठीक है। अब देखिए क्या क्या कट रहा है क्या नहीं कट रहा। m1 v स्क्वायर एक तो ये रहा और इक्वल के दूसरी साइड भी आपको दिख रहा है क्या? दिख रहा है, तो दोनों कट जाएंगे, दोनों समान चिन्ह के हैं तो कट जाएंगे। m1 v स्क्वायर और एक m1 v स्क्वायर ये रहा। और देखिए क्या है m2 v स्क्वायर एक तो ये रहा और एक m2 v स्क्वायर ये रहा, दोनों समान चिन्ह के, दोनों भी कट जाएंगे, कट गए। और देखिए क्या बचता है इसके बाद, देखिए m1 u1 स्क्वायर, उसके बाद क्या है m2 u2 स्क्वायर। अब मेरी बात सुनिए धीरे से कि आपके पास दो राशियां बच गई इक्वल के एक साइड, 2m1 u1 वेक्टर डॉट v वेक्टर और 2m1 u2 वेक्टर डॉट v वेक्टर। अब इसमें देखिए एक बात है, यहाँ पे m2 आएगा, यहाँ पे m2, बाकी साइड जगह m2 है, यहाँ पे m2 आएगा, ठीक है। इन दो राशियों में क्या क्या कॉमन आ सकता है, तो 2 इसमें भी है उसमें भी है, और क्या है अभी v वेक्टर इसमें भी है और इसमें भी है, तो ये कॉमन ले लेती है। तो माइनस साथ में लिया मैंने कॉमन, -2 कॉमन ले लिया, ठीक है। और क्या कॉमन ले लिया, v वेक्टर कॉमन ले लिया, -2 कॉमन ले लिया और v1 वेक्टर कॉमन ले लिया। यहाँ पे क्या बचेगा m1 u1 वेक्टर, ये बचा ना, 2 ले लिया और v तो बाहर ले लिया। आगे क्या बचेगा, अब -7 में कॉमन लिया है तो ये माइनस तो हट जाएगा ना, अंदर क्या आएगा प्लस 2 कॉमन लिया है और v कॉमन लिया है, क्या बचेगा m2 v2 वेक्टर। यहाँ तक क्लियर है क्या अभी? इसी तरह देखिए आगे क्या बचा, m1 v1 की स्क्वायर प्लस m2 v2 की स्क्वायर, m1 v1 स्क्वायर बचा, m2 v2 स्क्वायर बचा। इसी तरह यहाँ पे 2 कॉमन ले लो, v कॉमन ले लो और माइनस कॉमन ले लो, तो माइनस लिया, 2 लिया और v वेक्टर कॉमन लिया, क्या बचा, यहाँ पे तो बचा m1 v1 वेक्टर, m1 v1 वेक्टर है, और क्या है भाई ये बच गया। देखिए एक बार वापस देख लीजिए इसको, क्या क्या रह गया, इक्वल की इस साइड है ना, ये साइड टर्म, ये साइड टर्म इक्वल की साइड है, तो यहाँ पे देखो ये लिख दिया, ये कट गया, ये बचा, ये बचा, ये रहा m1 v1 स्क्वायर लिख दिया, m2 v2 स्क्वायर लिख दिया, ये और ये दो टर्म थी, इनके अंदर क्या कॉमन ले लिया, 2v वेक्टर माइनस 2v वेक्टर, तो माइनस 2v वेक्टर कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे बचा m1 v1 और यहाँ पे माइनस 2v वेक्टर ले लिया, तो अंदर क्या आएगा प्लस, और क्या बचा m2 v2 वेक्टर प्लस में 2q। ये आपके पास एक नई समीकरण आ जाती है। अब संवेग संरक्षण के सिद्धांत से आप यहाँ पे लिखो, आपने जो अभी पढ़ा है संवेग संरक्षण का सिद्धांत। संवेग संरक्षण के सिद्धांत में आपने क्या देखा है अभी, m1 u1 वेक्टर प्लस m2 u2 वेक्टर इक्वल टू m1 v1 वेक्टर प्लस m2 v2 वेक्टर, यही पढ़ के आए हो ना अभी आप थोड़ी देर पहले। तो ये समीकरण आपको कहीं पे दिखती है क्या, तो m1 u1 वेक्टर प्लस m2 u2 वेक्टर, ये u2 है यहाँ पे,
देखो यहाँ से ये u2 कॉमन लिया था, तो यहाँ पे क्या बचेगा u2 वेक्टर इक्वल टू m1 v1 वेक्टर प्लस m2 v2 वेक्टर। तो ये वाली टर्म है, यह इक्वल के इस साइड वाली टर्म के इक्वल है। समवेग संरक्षण के सिद्धांत से ये टर्म है, ये इस वाली की इक्वल है। तो दोनों अगर समान है, दोनों समान चीज़ से गुणा हो रही है, तो ये टर्म पूरी इस पूरी टर्म के साथ क्या हो जाएगी, कैंसिल आउट हो जाएगी। इस पूरी टर्म के साथ क्या हो जाएगी, कैंसिल आउट हो जाएगी। तो क्या बचेगा, देखिए इस पूरी टर्म के साथ कैंसिल आउट करिए, ये कट गया, क्या बचा यहाँ पे m1 u1 स्क्वायर प्लस m2 u2 स्क्वायर, ये कैंसिल आउट हो गया। उस साइड क्या बचा अभी m1 v1 स्क्वायर प्लस m2 v2 स्क्वायर, ये बचा ना, ये कट गया। प्लस में क्या बचा 2q। ये समीकरण आ गई। कब आई, जब आपने दूसरी समीकरण में u1 u2 डैश v1 डैश और v2 डैश के मान रखे, तो ये समीकरण आ गई। ठीक, अब ये समीकरण है कौन सी, देखना अभी ये समीकरण इसकी इक्वल दिख रही है कि नहीं दिख रही, देखना समान ही है। आपने मान तो दूसरी समीकरण में दिखे थे, ये पहली समीकरण थी और ये दूसरी, आपने मान रखे थे दूसरी समीकरण में, और दूसरी समीकरण में मान रखे, कुछ कैलकुलेशन की, तो आपके पास पहली समीकरण आ गई। यानी दूसरे निर्देश तंत्र के प्रेक्षण को जब गणितीय रूप से हल किया गया, तो वह पहले निर्देश तंत्र के समान ही प्रेक्षण दे रहे थे, जो किसको स्पष्ट करता है, ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत की अनिश्चितता को स्पष्ट करता है। यह समीकरण है वह ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत की है। किसकी समीकरण है, ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत की। कौन से निर्देश तंत्र में, एस निर्देश तंत्र में। यह समीकरण एस निर्देश तंत्र की ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत की एस समीकरण है। एस निर्देश तंत्र में ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत की समीकरण है भी ये, और ये अपने मिल कहां से दी है, एस डैश निर्देश तंत्र से। एस डैश निर्देश तंत्र में राशियों के मान रखो, आपको एस निर्देश तंत्र की ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत की समीकरण मिल रही है। यानी जो निर्देश तंत्र एस डैश है और जो निर्देश तंत्र एस है, उनके अंदर ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत है वह अनिश्चय रहता है। आप एक निर्देश तंत्र की राशियों के मध्य संबंध जो स्थापित किए हैं उनको पुट करके दूसरे प्रेक्षण भी निकाल सकते हो। ठीक है, ये हो गया आपका ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत की अनिश्चितता का टॉपिक। इसी के साथ संवेग संरक्षण भी कंप्लीट होता है। उसके आगे आपका टॉपिक मतलब चैप्टर लगभग कंप्लीट होता है। अगली बार नई यूनिट और नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है भाई।